प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 11वीं का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन बहुत फास्ट ट्रैक हो रहा है। तो इसी कड़ी में बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के अध्याय नंबर 8 का, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो सभी साथियों एक बार फिर से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पूरी सीरीज का लाभ उठाएंगे और सारे के सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो पहला है भैया हमारे पास कोशिका। तो बच्चों अगर हम बात करें कोशिका की, कोशिका क्या होती है, कैसे होती है, आओ समझे। भैया जो कोशिका होती है किसी भी जीव में, जिस प्रकार एक जो मकान होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो कोशिका होती शरीर होता है वो भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम कोशिका कहते हैं। कोई भी जीव होगा, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इवन दुनिया में अगर कोई भी जीव को हम सजीव बोलते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि उसका कोशिका का बना होना जरूरी है। तो कोशिकी जीवन ही माना जाता है, अकोशिकी को जीवन नहीं माना जाता है। तो भैया यहाँ पर कोशिका क्या है, ये सभी सजीवों में कोई भी XYZ सजीव है तो सजीवों की सूक्ष्मतम सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। वह संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी जीव होगा वो कोशिका से मिलकर के बना होगा। बच्चों इस कोशिका की खोज 1665 में एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने उस कोशिका को देखा। इनके पास एक सूक्ष्मदर्शी था। हालांकि ये सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक नहीं थे, लेकिन इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में बहुत सारे सुधार किए और सुधार करने के बाद इन्होंने एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, कॉर्क में पतली सी स्लाइड काटी और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कोशिका। तो इन्होंने एक कॉर्क में यानी कि लकड़ी के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी और जिसको इन्होंने नाम दे दिया कोशिका। ठीक, इन्होंने कोशिका की कुछ इस प्रकार से खोज की थी। भैया अगर हम कोशिका के बारे में बात करें, ये बात सारी बातें यहाँ लिखी भी है। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सभी प्रकार के एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। तो एक जेरिस जैनसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप खोजा था। 1590 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था और 1665 में भौतिक विज्ञानी एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था भैया, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना एक कॉर्क के टुकड़े यानी कि लकड़ी के टुकड़े में देखी थी, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। ठीक है, लुवेनहॉक नाम के एक डच वैज्ञानिक ने, ठीक, अच्छा एक चीज और देख लो। तो इन्होंने जो कोशिका देखी, कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है और वो मृत होती है। उसमें जो कोशिका होती है भैया वो कैसी होती है, मृत होती है। फिर और एक एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो कंफ्यूज मत होना, सर्वप्रथम कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की बात करें कि किसने खोजी थी, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी मिस्टर लुवेनहॉक ने। तो लुवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम एक जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, यहाँ पे वो भी बात लिखी है। ठीक, रॉबर्ट हुक ने की थी, लुवेनहॉक ने की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप से सन 1683 में जीवाणु, प्रोटोजोआ और आरबीसी इन सबको देखा। ये जैनसन साहब है, ये भैया रॉबर्ट हुक साहब है और वो लुवेनहॉक साहब है। ठीक, सबकी फोटोज यहाँ पे लगी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए। ये माइक्रोस्कोप है और इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना उन्होंने देखी थी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, भैया जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, और ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्वान, थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने पौधे और जंतु को कोशिका पे क्या किया,
अपना अपना प्रयोग किया, और पौधे जंतु की कोशिका पर जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो इस प्रयोग से उन्होंने एक सिद्धांत दिया इन दोनों ने मिल करके, जिसको नाम दिया कोशिका सिद्धांत। इन दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया जिसको सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए, अगर कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए तो यह जो कोशिका सिद्धांत होता है यह बताता है कि सभी प्राणी व जंतु, प्राणी व पादप, जंतु नहीं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक, मतलब किसी भी कोशी जीव में, ठीक है, कोई भी जो जीव होगा तो जीवों में जो क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है वो इन्हीं, ठीक, वो इन्हीं कोशिकाओं द्वारा होती है, ये बात इन्होंने बताई थी। हालांकि इन दोनों ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और वो ये था कि कोशिका कहां से उत्पन्न होती है। तो एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी कि पहले से उपस्थित कोशिका विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक, मतलब पूर्व उपस्थित कोशिका में विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, तो ये बताई थी। तो इन तीनों को मिलाकर के कोशिका सिद्धांत दिया गया जिसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति विज्ञान मैथियस स्लाइडर ने बहुत सारे पौधों के ऊपर अपना प्रयोग किया, बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। लगभग इस समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न कोशिकाओं के जंतु कोशिकाओं का अध्ययन बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एवं पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता होती है। ठीक, स्लाइडर और स्वान के संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रत्येक शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर के काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, लेकिन पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक फेमस कोट है इसके लिए, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जो कि इन्हीं रुडोल्फ विर्चो के बारे में कहा गया है। मतलब इन्होंने ये दिया था कि पहले से उपस्थित कोशिका नई कोशिका बनाती है। उसके बाद भैया ठीक नया सिद्धांत आया हुआ है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये वो वैज्ञानिक हैं, मतलब स्वान, थियोडोर स्वान, स्लाइडन और विर्चो, उन सबकी यहाँ पे फोटोज हैं। ठीक, अब भैया कोशिका का जो आकार होता है, अगर हम बात करें कोशिका का आकार, जहां तक बात करें बेटा कोशिका की आकार की और कोशिका की आकृति की, तो कोशिका के आकार और आकृति की बात किया जाए तो कोशिका के विभिन्न आकार होते हैं। मतलब कोशिका कोई एक निश्चित आकार में नहीं है कि इसी प्रकार की कोशिका होती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी होती है। और वहीं आकृति की बात करें तो ये भी कई प्रकार की होती हैं, गोलाकार होती हैं, छड़ाकार होती हैं, लंबी होती हैं, बहुकोणीय होती हैं, तो कई प्रकार की कोशिका होती हैं। तो इनमें भैया कोशिका के आकार और आकृति में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कोशिका कोई एक प्रकार की नहीं होती है कि जिसका साइज और हम शेप नाप सकें। तो कोशिका का आकार कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर होता है, उदाहरण के लिए प्लूरोनिमोनिया, और अधिकतम 170 × 135 मिलीमीटर हो सकती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा।
कोशिका के कार्य उसके आकार बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, अर्थात कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए कुछ तंत्रिका कोशिकाएं का आकार 1 मीटर से भी अधिक हो सकता है। तो कुछ कोशिका इतनी बड़ी होती है जैसे तंत्रिका कोशिका वो कई मीटर लंबी हो जाती है। कोशिका का रूप में बहुत बहुत अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिका, जीवाणु कोशिका, पेशी कोशिका, वसा कोशिका आदि सभी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, षटकोणी, जिसका जैसा होगा। इवन कुछ कोशिका जैसे कि डब्ल्यूबीसी अपने आकार में निरंतर बदलाव करती रहती है, जैसे अमीबा गति करता है वैसे गति करती रहती है, और इनके आकार कोई निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है। आकृति, सॉरी, आकार तो वही रहेगा, आकृति बदलती है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें किसी प्रकार के आपको ये नहीं देखने मिलेगा कि एक ही प्रकार की कोशिका है आकार और आकृति में। भैया अगर कोशिका के प्रकार के बारे में बात की जाए तो कोशिका के प्रकार कैसे होते हैं? देखो, कोशिका का अगर प्रकार के बारे में बात किया जाए तो कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है बेटा यूकैरियोटिक। एक होती है बेटा प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? देखो, प्रो का मतलब होता है अस्पष्ट और यू का मतलब होता है स्पष्ट, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोई कोशिका जिसका केंद्रक अस्पष्ट हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ऐसी कोई कोशिका जिसका केंद्रक स्पष्ट हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक केंद्र कोशिका। तो भैया जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है तो वैसी कोशिकाओं को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक स्पष्ट होता है उसको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक। तो एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। राइबोसोम की अगर बात करें भैया, एक राइबोसोम नाम का कोशिकांग होता है जो प्रोटीन बनाता है, और वो कोशिकांग के प्रकार होते हैं राइबोसोम के 70S और 80S। तो भैया प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। अभी मैं आपको राइबोसोम के बारे में आगे बताता भी चलूंगा। और इसमें 80S पाया जाता है कोशिका द्रव में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S भी पाया जाता है। दोनों पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। दुनिया के जितने भी जीवाणु होते हैं वो बने होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। नीली शाल बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। वहीं इनको छोड़ करके जितने भी जीव, हम और आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, अब देख रहे जैसे आप ये जीवाणु देख रहे हो, तो ये जीवाणु किसका बना हुआ है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। ठीक, अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ठीक है, कहा गया अगर हम एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, जीवाणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। अगर हम एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो भैया एक यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्यतः 4 घटक होते हैं। ठीक है, 4 घटक होते हैं या 5 घटक। तो भैया एक यूकैरियोटिक कोशिका में 5 घटक होते हैं। ठीक, अगर मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, ये देखो, ये भैया एक कोशिका, ये है उसका केंद्रक, इसके दुनिया भर के प्रकार के कोशिकांग,
तो ये कोशिका है भैया, ये कोशिका है। तो एक कोशिका में प्रमुख रूप से कौन कौन से घटक होते हैं? सब बाहर की ओर होता है उसमें कोशिका भित्ति, फिर होता है कोशिका द्रव्य, फिर होता है कोशिकांग, कोशिका कला, और केंद्रक। ठीक, तो ये जो आप कोशिका देख रहे हो, इसमें बाहर की ओर है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका कला, ये है कोशिका द्रव्य, ये है केंद्रक, और बाकी जितने भी चीज आप देख रहे हो इन सबको मिला के कहते हैं कोशिकांग। तो प्रमुख घटक 5 पाए जाते हैं। और बच्चों इन पांचों घटक को पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर के सारे प्रमुख टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। तो भैया सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कोशिका भित्ति। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है, सबसे बाहरी होती है कोशिका भित्ति। तो किसमें पाई जाती है? ये पादप, जीवाणु, कवक कोशिका में पाई जाती है, इसमें मिलती है आपको। इस बात को दिमाग में बैठा कर। और वहीं अगर बात किया जाए तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, मतलब वहां पे नहीं पाई जाती। ठीक, अब आपको ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि किस जीव में या किस कोशिका में ये कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो अगर हम जीवाणु की बात करें तो उसकी कोशिका भित्ति अलग होती है। अगर हम पादप की बात करें तो उसकी कोशिका भित्ति अलग होती है। अगर हम कवक की बात करें तो उसकी कोशिका भित्ति को बनाने वाला पदार्थ अलग होता है। जीवाणु में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के पदार्थ की। पेप्टिडोग्लाइकेन। पादप बनी होती है भैया सेलुलोज की, और कवक बनी होती है काइटिन की। कवक में काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, तो सब में अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। इसका कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है सुरक्षा, तो ये सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, और विभाजन में सहायक होती है। अन्य जीवों में इसके अन्य अन्य कार्य हो सकते हैं। ठीक, अगर बात करें भैया कोशिका कला की, अगर कोशिका कला की बात करें, ठीक, तो जो कोशिका कला होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है या जीवद्रव झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक पतला आवरण है भैया। इसकी अगर बात करें, इसकी खासियत ये होती है कि ये प्रोटीन प्लस पेप्टिडोग्लाइकेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, दूसरी बात यह है, तीसरी बात सॉरी, ठीक, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब इससे कुछ चीज कोशिका के अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन कौन सी चीज अंदर जाएगी या बाहर जाएगी ये कोशिका ही तय करती है। इसकी अगर संरचना की बात किया जाए तो इसकी संरचना को लेकर के दो वैज्ञानिक सेंगर तथा निकोलसन ने एक तरल क्रीमीर नमूना पेश किया था। ठीक है, लिक्विड मोजाइक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो सेंगर व निकोलसन ने बताया था
इन्होंने तरल किमीर मॉडल दिया था और उसके अनुसार क्या होता है, जो कोई कोशिका कला होती है उसमें ऐसे वसा की 2 लेयर होती है, वसा मतलब फॉस्फोलिपिड की, ठीक, वसा की 2 लेयर होती है, ठीक। और इसमें बीच बीच में फोटो होगी मेरे पास, ये कुछ ऐसी 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 होती है, ठीक। तो ये जो ऐसे है ना, वसा की 2 लेयर होती है, वसा की 2 लिपिड होती है, बाई लेयर होती है, और बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन के अणु ऐसे से मौजूद रहते हैं, इसमें प्रोटीन के अणु ऐसे बीच बीच में मौजूद रहते हैं। इसी को भैया कहते हैं तरल क्रीमीर नमूना। तो ये कोशिका कला होती है। इसके अलावा भैया क्या होती है, इसके अलावा होते हैं कोशिकांग। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोशिकांग। तो कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं भैया, फटाफट से बच्चों हम हर एक कोशिकांग के बारे में देख लेंगे कि कौन सा कोशिकांग होता है और क्या काम करता है, ठीक है। हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इस टॉपिक में, आपने सब बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम बस उसका एक रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी आपको कराई जा सके। तो कोशिकांग की अगर बात किया जाए तो पहला है भैया, इसमें पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका। तो कोशिका अंदर एक अंतराद्रवी जालिका नाम का कोशिकांग पाया जाता है, जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं खुरदुरी और एक होती है चिकनी। 2 प्रकार की अंतःद्रवी जालिका होती है। जो खुरदुरी होती है उस पर राइबोसोम होता है, और जो चिकनी होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है। जो खुरदुरी वाली होती है वो बनाती है प्रोटीन, और जो चिकनी वाली वो बनाती है वसा। तो खुरदुरी वाली बनाती है भैया प्रोटीन और चिकनी वाली बनाती है वसा। तो प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण करने का काम करने वाली होती है अंतःद्रवी जालिका। इसके अलावा दूसरा होता है गोल्जी काय। अगला कोशिकांग है भैया, उसे कहते हैं गोल्जी काय, ठीक। दूसरा लिख लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने उल्लू की आंख की तंत्रिका कोशिका में एक विशेष प्रकार का कोशिकांग खोजा, जिसका नाम रखा इन्होंने गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं, ठीक। तो कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा, और इसका काम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्य जालिका से जो भी प्रोटीन बनता है या वसा बनता है, ये उसको प्रसंस्कृत करता है, उसको उसमें से कुछ चीज़ें हटाता है, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ता है, और आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत होती है वहां भेजता है। तो अंतःद्रव्य जालिका के जो अंतःद्रव्य जालिका होती है कि पदार्थों का संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, प्रसंस्करण मतलब संशोधन करता है, वह जहां जरूरत होती है वहां स्थानांतरण करने का काम ये करता है। तो भैया ये इसका क्या होगा, काम होता है। तो एक हो गया भैया आपका कोशिकांग जिसका नाम है अंतःद्रव्य जालिका, और एक हो गया आपका गोल्जी का है। इसी प्रकार अगला है राइबोसोम। अगर राइबोसोम की बात करें तो भैया ये प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। इसके अवसादन होने की समय
अवधि के आधार पर इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं बेटा 70s और एक को कहते हैं बेटा 80s। दो प्रकार के राइबोसोम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। इसी प्रकार एक कोशिकांग है जिसका नाम है लयनकाय। लयनकाय जो होता है यानी कि लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, मतलब वो एंजाइम जो किसी चीज का पाचन कर सकते हैं। ये एंजाइम अगर कोशिका में कोई संरचना काम करना बंद कर देती है या किसी कारण पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देती है तो फट जाते हैं, या तो उस संरचना को नष्ट कर देते हैं या फिर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो कोशिका में निष्क्रिय पदार्थों का पाचन कर देते हैं। उसको नष्ट करते हैं। और नष्ट कैसे करते हैं? इनके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हें कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिनका नाम है, तो ये लयनकाय में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक और कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग होता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जिसके अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो कोशिकांग है वो है हरित लवक। ये पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में हरित लवक पाया जाता है। ये वो कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पौधे को हरा रंग देता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो हरित लवक होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे में आवश्यक होता है। इसी प्रकार एक रिक्तिका या रसधानी नाम का भी कोशिकांग होता है। ये जो रिक्तिका या रसधानी होती है, ये वो कोशिकांग होती है जो केवल पादप में होती है। ये भी पादप में केवल पाया जाता है। ये केवल पादप में होगा, जंतु में नहीं पाया जाता, या पाया भी जाता है तो बहुत छोटा पाया जाता है। हालांकि इसका भी यही हिसाब है, ये केवल पादप में पाया जाता है। ये पदार्थों का संग्रहण करता है। का संग्रहण करने का काम करता है। ठीक, ये कुछ प्रमुख कोशिकांग थे जो कि आपको पौधों में और जंतुओं की कोशिका में देखने को मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वो है केंद्रक। ठीक, तो जितनी भी यूकार्योटिक कोशिका होती हैं उनके अंदर एक दोहरे आवरण युक्त ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जिसमें दोहरा आवरण होता है। और इस दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग को हम नाम देते हैं, ठीक, इस दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग को नाम देते हैं केंद्रक। बेटा केंद्रक के अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है, इसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर द्रव्य भरा होता है तो केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए कहते हैं। इसको हम अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए कहते हैं। ठीक, तो ये जो इसके चारों तरफ आवरण होता है इसे कहते हैं केंद्रक आवरण।
ये जो इसके अंदर भरा होता है उसे कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, जो कि डीएनए होता है, और इसमें होता है केंद्रक द्रव्य। तो ये वो पदार्थ है जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये कुछ इस संरचना के रूप में पाया जाता है, विभाजन होती कोशिकाओं में, और इसे कहते हैं गुणसूत्र। इसे गुणसूत्र कहते हैं। इसी गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो बच्चों एक कोशिका में आपको इतनी चीजें पढ़नी थी। तो चैप्टर नंबर 8 का ये सुपर फास्ट रिवीजन था। अब आओ बच्चों चैप्टर नंबर 9 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 एक बहुत ही वृहद चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु। लेकिन उसको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं, आखिर पढ़ना किसके बारे में हमको। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैव अणु चैप्टर की, तो जैव अणु क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें जैव अणु की यानी कि बायोमोलिक्यूल की, जो कि हमारा अध्याय नंबर 19 है। ठीक, 19 बोल दिया, सॉरी, अध्याय नंबर 9 है। तो देखो जैव अणु क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिका किसकी बनी होती है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी बायोमोलिक्यूल क्या है। तो हमारी सेल के अंदर बहुत से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे वसा हो गया, जैसे डीएनए आरएनए हो गया। ये सब रासायनिक पदार्थ ही तो है जो हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो इन जैविक पदार्थों की जो मात्रा होती है, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत से टॉपिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जैव अणु में हमको क्या क्या समझना है। अगर जैव अणु के बारे में बात करें तो जो हमारे जीवित जीव होते हैं, ठीक, किसी भी जीव उत्तक जैसे सब्जी या यकृत के टुकड़े आदि को लेकर खरल या मूसल से सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से पीसते हैं, तो जो प्राप्त होता है इसको हम रख के निचोड़ते हैं, तो इससे 2 अंश प्राप्त होते हैं। तो देखो सुनो, मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। आपको देखना है ना कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन से जैव अणु होते हैं। तो हम क्या करें, अगर मान लो एक पत्ती है, भाई ये तो जीवित चीज है, या किसी बकरे या मुर्गे का हमने लीवर ले लिया, इसको अच्छे से पीस दिया, खरल मूसल में रख के पीस दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो ये एक ऐसे प्रकार का चटनी जैसा बन जाएगा। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें जो भी पदार्थ हमको मिलेगा उन्हीं पदार्थों को हम जान लेंगे कि वे पदार्थ है जो कि हमको मिल रहा है किसके रूप में, जो हमको मिल रहा है किसी सजीव के अंदर। तो ये वो सजीवों के सजीव कोशिका में मिलने वाले पदार्थ और यौगिक जो है, उन्हीं को हम भैया किस में रखते हैं, जैव अणु के रूप में रखते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमको प्रमुखता पढ़ने है भैया 4 के बारे में। तो 4 ऐसे हैं भैया, हमें पढ़ना है प्रोटीन के बारे में, हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमें पढ़ना है वसा के बारे में, और हमें पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो आओ इनको हम एक बार में देख लेते हैं कि कौन सा पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्रोटीन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, प्रोटीन। इस शरीर में अगर मानव की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, बेटा अकार्बनिक पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। बच्चों ये हमारे शरीर निर्माण के लिए, ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, एंजाइम निर्माण के लिए,
आवश्यक है। ये हमारे शरीर की मांसपेशियां जो आप देख रहे हो ना, ये सब प्रोटीन की तो बनी होती हैं, तो यहाँ बहुत जरूरी होता है इन सब का होना। जब तक प्रोटीन नहीं होगी तब तक हमारे शरीर में ये सारे पदार्थ नहीं बन पाएंगे, तो प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार बच्चों आपका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, वैसे प्रोटीन भी जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से, छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। तो जिस प्रकार आपका शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर होता है, वैसे ही प्रोटीन भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो कि एक विशेष बंध यानी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इन संरचनाओं को बच्चों हम कहते हैं अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। और जो बॉन्ड इनको जोड़ता है भैया उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बंध से अमीनो अम्ल ढेर सारे जुड़ जाते हैं और जो एक संरचना बनाते हैं उसी को हम भैया क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन हो गया। इसी प्रकार हमारे शरीर में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमको भोजन से प्राप्त मिलती है। देखो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, कार्ब्स की बात करें, तो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी होता है। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इससे हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज के रूप में बदलता है पाचन के बाद, और यही हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, ठीक है, तो यह शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है, इसी से ऊर्जा बनती है। ठीक, जिस प्रकार प्रोटीन छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, यह भी क्या होता है, छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ठीक, वो विशेष बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो बनाता है, ठीक, क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स का निर्माण करने का काम करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगर एक अणु है तो मोनोसैकेराइड, दो अणु जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। 2 से लेकर के 10 के अंदर जो रहते हैं, और 10 से ऊपर कुछ भी रहेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। ठीक, तो ये होते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें भैया वसा की, यानी कि लिपिड की, तो वसा जो होती है शरीर में संचित ऊर्जा का काम करती है। संचित ऊर्जा का कार्य मतलब यह है कि जैसे लाइट चले जाने पर इन्वर्टर काम करता है, वैसे अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो जो आपकी वसा होगी वो ऊर्जा देने का काम करती है। ठीक, यह 2 घटक ग्लिसरॉल व फैटी एसिड वसी अम्ल से मिलकर बना होता है। वसी अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा ये हमारी कोशिका कला वगैरह बनाने में ही क्या होता है, भाग लेता है। इसी प्रकार भैया हमारे शरीर में एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये जो केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लिक अम्ल की श्रेणी में रखते हैं, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक मतलब इसलिए क्योंकि वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो भैया ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं बेटा डीऑक्सीराइबो,
न्यूक्लिक अम्ल और एक को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल भैया इसे कहते हैं डीएनए और इसे कहते हैं आरएनए। तो दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। देखो आनुवांशिक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जो माता पिता के लक्षण को संतान में लेकर जाते हैं। अब मुझे आप देख रहे हो मेरा रंग रूप कैसा है, आंख नाक कान मुंह देख रहे हो, तो ये मुझे कहां से मिला है, मुझे माता पिता से मिला है। तो माता पिता का डीएनए मेरे अंदर आया है, तो माता पिता के लक्षणों को लेकर आने वाले पदार्थ को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं। तो ये एक अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। बच्चों जैसे प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना होता है मोनोसैकेराइड का, और जैसे वसा बनी होती है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का, वैसे डीएनए और आरएनए बने होते हैं छोटी छोटी संरचनाओं से। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है, न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है भैया उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसको हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियो अम्ल की इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। अगर संरचना देखें, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉस्फेट, एक होता है पेंटोज शर्करा, मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा, पेंटोज शर्करा, और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जैसे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है। तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और इनको जोड़ने का काम जो बॉन्ड करता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करते हैं, इसको जोड़ने का काम करते हैं। तो भैया जैव अणु में यही प्रमुख 4 अणु है जिसके बारे में आपको इजीली जानना था। बच्चों अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि हमारा है, ठीक है, जो कि हमारा है कोशिका विभाजन। आपका अध्याय नंबर 10। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि कक्षा 12वीं भी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे बार बार समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन वर्ड आता है। तो आओ देखो भैया क्या होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या है सुनना बच्चों। कोई भी जीव जो होता है उसमें आप जानते हो, कोई भी सजीव जो होता है उसमें वृद्धि होती है। भैया कोई भी सजीव जो होता है उसमें वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ता है, उसकी संख्या बढ़ती है। कोई भी सजीव में क्या होता है, क्षतिपूर्ति होती है। क्षतिपूर्ति मतलब मान लो आपको चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई, इतनी जगह की त्वचा गायब हो गई, अब वो वापस त्वचा आती है ना, तो क्षतिपूर्ति यानी मरम्मत होती है। और जीवों में क्या होता है, जनन होता है। इन सब के लिए वृद्धि कर रहा है। जैसे मान लो ये इतना बड़ा है ये कोई जीव, तो इसमें 100 कोशिका है, अगर इसको दुगना होना है तो 100 कोशिका और चाहिए। तो वो कोशिका कहाँ से आती है, मान लो मैंने इसका इतना पार्ट तोड़ के फेंक दिया, नया वो पार्ट आया तो उसके लिए भी कोशिका चाहिए। मान लो एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया बना रहा है तो उसके लिए भी कोशिका चाहिए। तो इन सब कार्यों के लिए नई कोशिका चाहिए। नई कोशिका बनाने का फार्मूला क्या है, नई कोशिका बनाने का फार्मूला यही है कि जो पहले से मौजूद कोशिका होती है, ठीक, कोई कोशिका है वो अपने अंदर के सारे पदार्थ जो भी इसके अंदर पदार्थ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, केंद्रक है, सब कुछ उन पदार्थ को इंटू 2 कर देगी, यानी कि द्विगुणित कर देगी। इसके बाद जो भी पदार्थ होगा उसको द्विगुणित कर देती है और द्विगुणित करने के बाद ये अपने आप को बांट लेती है 2 भाग में या 2 से अधिक भागों में। तो अगर कोई कोशिका
वृद्धि करने के लिए, मरम्मत करने के लिए या जनन करने के लिए अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में बांटती है, तो यही परिघटना को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। लिख ले। तो यदि कोई कोशिका द्वारा वृद्धि, जनन, क्षतिपूर्ति के लिए दो या दो से अधिक भागों में विभाजन करना, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कोई कोशिका अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में बांट ले रही है, तो क्यों करती है आप ये जान गए, क्या होता है आप ये जान गए। ठीक, अब सुनना, ये जो कोशिका विभाजन होते हैं इसके प्रकार होते हैं। इस कोशिका विभाजन के प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार से मतलब क्या है? दुनिया में जो कोशिका विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है भैया। पहले को कहते हैं, प्रमुखता दो प्रकार के होते हैं, को कहते हैं समसूत्री यानी कि माइटोसिस, और एक को कहते हैं भैया अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस। अर्धसूत्री की मियोसिस। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करके दो कोशिका विभाजन होते हैं जो कि बहुत आवश्यक होते हैं कोशिका विभाजन करने, मतलब जो कोशिका विभाजन सजीवों में पाए जाते हैं। अब भैया समसूत्री विभाजन क्या होता है, सुनना। देखो यहां पे नाम में ही जाहिर है, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं डीएनए के रूप में, डीएनए गुणसूत्र के रूप में होता है और गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। जैसे इंसानों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर कोई कोशिका विभाजन करे और नई बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या वही हो जो पुरानी कोशिका में थी, तो इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। और कोई कोशिका विभाजन करती है और नई बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी पुरानी कोशिका के ठीक आधी हो जाती है, तो इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो नई बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो पुरानी कोशिका है, मतलब जो विभाजन कर रही थी, जिसे जनक कोशिका भी कहते हैं, जनक कोशिका के गुणसूत्रों के की संख्या के समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री। और अर्धसूत्री जैसा कि नाम से जाहिर है कि नई बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका गुणसूत्र के ठीक आधा हो। ठीक आधी हो, तो इसे कहते हैं भैया अर्धसूत्री विभाजन। तो एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आया समझ में? अब देखो भैया, अब ये कैसे होगा? अब ये अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन कैसे होता है, पहले देख लो भैया समसूत्री विभाजन। माइटोसिस कैसे होता है? तो बेटा कोशिका विभाजन करने की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है कोशिका विभाजन का पहले तैयारी करती है, अपने अंदर के सारे पदार्थों को दुगना करती है और फिर कोशिका बांट लेती है। जब भी कोई कोशिका विभाजन करती है तो उसके दो स्टेप होते हैं। तो पहले एक अवस्था आती है, उसे कहते हैं भैया अंतरावस्था,
और फिर एक आती है विभाजन अवस्था। अंतरावस्था कौन सी अवस्था होती है? अंतरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोशिका विभाजन से पूर्व जो तैयारी करती है, और जब विभाजन हो जाता है तो उसे कहते हैं विभाजन अवस्था। और इन दोनों को मिला के कहते हैं, इन दोनों अवस्थाओं को मिला के कहते हैं कोशिका चक्र। इसे कोशिका चक्र कहते हैं, इन दोनों को मिला करके। तो समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था क्या है भैया? अंतरावस्था। तो ये जो अंतरावस्था होती है जिसमें कोशिका विभाजन से पहले सब कुछ दुगना होता है, ये दो प्रकार में बटा होता है, या तीन प्रकार में, सॉरी, इसकी भी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक को कहते हैं भैया G1, एक को कहते हैं भैया S, और तीसरे कहते हैं G2 अवस्था। ठीक, इसमें सारे पदार्थ अपने आप को दुगना करते हैं। अगर हम G1 की बात करें तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, और इसमें कोशिकांग दुगने होंगे, कुछ को छोड़कर दुगने हो जाएंगे। एस फेज में डीएनए दुगना हो जाता है, और G2 में और प्रोटीन बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग जो नहीं दुगने हुए थे वो भी दुगना हो जाते हैं, भी दुगना हो जाता है। तो सारे पदार्थ यहां पे दुगना हो जाते हैं G1, S और G2 में। और इसके बाद आती है भैया M अवस्था। अगर M अवस्था की बात करें तो इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है केंद्रक विभाजन, पहले केंद्रक बढ़ता है और फिर होता है भैया कोशिका द्रव विभाजन। देखो केंद्रक विभाजन में क्या होता है, पहले केंद्रक अपने आप को बांटता है। इसकी भी चार अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है बेटा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है बेटा, केंद्रक आवरण नष्ट हो जाता है, केंद्रक आवरण समाप्त हो जाता है और गुणसूत्र दिखाई देते हैं। गुणसूत्र दिखाई देते हैं। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में गुणसूत्र रेखा में आ जाते हैं, वह तर्करूप तंतु जुड़ जाता है। ठीक है, तर्करूप तंतु जुड़ जाता है। तर्करूप तंतु जुड़ता है। ठीक, मतलब मैं इसको पहले लिख दूं फिर डायग्राम बताता हूं। तीसरा है एनाफेज। गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं। और चौथा है टेलोफेज। दो केंद्रक का निर्माण होता है। देखो मान लेते हैं कोशिका है, तो सबसे पहले केंद्रक आवरण नष्ट हो जाता है ऐसे, और इसमें गुणसूत्र दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये है भैया प्रोफेज। प्रोफेज आती है।
फिर उसके बाद भैया आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे गुणसूत्र भैया ऐसे एक रेखा में आ जाते हैं और तारक काय से तर्करूप तंतु आकर के गुणसूत्रों से आकर के ऐसे जुड़ जाता है। फिर आता है भैया, यह है मेटाफेज। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र ऐसे ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यह है एनाफेज। और एट द लास्ट भैया आता है टीलोफेज, ठीक, जिसमें दो नए केंद्रक बन जाते हैं ध्रुवों पर। इसको टीलोफेज कहते हैं। इस तरह से ये केंद्रक विभाजन होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के रूप में। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तब आता है जीव द्रव्य विभाजन, साइटोकिनेसिस। तो ये जो कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक हो जाता है, इसमें ये कोशिका अंदर की ओर ऐसे खांच बनती है, ऐसे ये अंदर की ओर जाना शुरू करता है। कोशिका कला से ऐसे अंदर की ओर जाना शुरू करता है और फिर ये और अंदर ऐसे आ जाता है और अंत में भैया इस प्रकार से ये दो भाग में बढ़ जाता है और एक से दो कोशिका बन जाती है और समसूत्री विभाजन जो होगा वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसा ही अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, सब कुछ ऐसा ही होता है, बस उसमें प्रक्रिया दो बार होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, पहले तो अंतरावस्था आती है, जैसे समसूत्री विभाजन में थी वैसी अंतरावस्था चलती है और फिर आता है विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था भैया इसमें दो बार होती है, इसमें केंद्रक विभाजन दो बार होगा और कोशिका द्रव्य विभाजन भी दो बार होता है। केंद्रक विभाजन दो बार होता है और कोशिका विभाजन भी दो बार होता है, जिसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। ये एक कोशिका है तो सबसे पहले ये अपने केंद्रक को दो भाग में बांटेगी और फिर इसके दो भाग हो जाएंगे। तो केंद्रक को जब बांटेगी तो चार अवस्थाएं चलेंगी, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फर्स्ट पहली बार होगा। तो इस पूरे को हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि मियोसिस फर्स्ट। और फिर जो दो कोशिकाएं बनी है इनमें फिर से केंद्रक विभाजन होगा, यानी कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड होगा। और अगेन ये अपने आप को दो दो भाग में बांट लेंगी और चार अगुणित कोशिकाएं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय यानी मियोसिस सेकंड। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। तब कहीं जाकर के ये चार कोशिकाएं बनती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, इनमें जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं ये कोशिकाएं युग्मक का निर्माण में सहायता करती हैं। तो युग्मक निर्माण जो होता है वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से होता है और युग्मक जो होते हैं वे आवश्यक होते हैं जनन करने के लिए लैंगिक प्रकार के। ठीक, तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन समझ आ गया। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और आज का ये पूरा सेशन भी। तो आशा करता हूं बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।